आज मैं आपको बताऊं कि मुझे मौका मिला यहाँ हमारे प्रधानमंत्री के घर पे आने का और इनसे बातचीत करने का। तो मैं कोई पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं लाया हूँ। मुझे जानना है कि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के नाते हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या बातचीत, मतलब उनकी पूरी दिन में जो सब चीज़ें होती हैं, मतलब पॉलिटिक्स को छोड़ के उसके बारे में मैं उनसे जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मौका दिया है आपसे बात करने का। मुझे अच्छा लगा कि हम 24 घंटे राजनीति की बातों में ही उलझे रहते हैं, तो आपने हल्की फुल्की बातें और अपॉलिटिकल बातें करने के लिए इच्छा जताई है। मैं नहीं जानता हूँ दर्शकों को कितनी रुचि होगी, लेकिन ज़रूर मैं खुल कर के बातें बताना पसंद करूँगा। नहीं, बहुत लोग बहुत कुछ जानना चाहेंगे आपके बारे में, क्योंकि आपके पर्सनल मतलब जो लाइफ होती है, कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरा ड्राइवर है, उसकी बेटी, उसने मैं उसको पूछ रहा था कि बेटे तो अगर नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगी तो क्या पूछना चाहेगी। तो कमाल का सवाल उसने पूछा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं। ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं। मतलब होता है ना, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुठली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप आम खाते हो सर? एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा। और गुजरात में आम रस की परंपरा भी है। वो तो बहुत। लेकिन जब मैं छोटा था तो वैसे तो कोई आम वाम खरीदना वरीदना तो हमारे लिए कोई उस प्रकार की कोई लग्जरी हमारी फैमिली थी नहीं। लेकिन कभी खेतों में चले जाते थे तो हमारा देश का जो किसान है बड़ा उदार रहता है। कोई खेत में आकर के खाता है तो कभी रोकता नहीं है, चोरी करता है तो रोकता है। तो आम के पेड़ पर जो पके हुए आम थे वो खाना हमें ज़रा ज़्यादा पसंद था। यानी उतारने के बाद पकाया हुआ नहीं, नेचुरल कोर्स में पका हुआ, और फिर पूरा का पूरा। अच्छा, तब तो ये हाइजीनिक की कोई समझ भी नहीं थी कि धोना चाहिए, टिकना करना, कुछ नहीं समझते थे, ऐसा ही अपना कर लेते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे बड़े तो कई वैरायटियों के विषय में जानने लगे, आम रस खाने की आदत लगी। लेकिन इन दोनों मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा, अभी फिलहाल कंट्रोल? अब फिलहाल में मुझे सोचना पड़ता है कि इतना खाऊं या ना खाऊं। नरेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कभी सोचा था कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे? कभी आपने सोचा था? और सोचा भी था तो कौन से साल में, कौन सी उम्र में आपने सोचा था कि मैं इस देश को चलाना चाहूँगा? कभी ऐसा विचार नहीं आया। अच्छा। और सामान्य लोगों के मन में बात गले नहीं उतरती है। शायद जो बन जाते हो सबके जीवन में ऐसा होगा। मैं नहीं मानता हूँ कि यानी कोई एकदम फैमिली ही उसी प्रकार से बैकग्राउंड वाली हो और किसी के मन में इच्छा जगती हो तो बहुत स्वाभाविक है। वरना मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें तो अगर मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी की भी मिल गई होती तो शायद मेरी माँ अड़ोस पड़ोस के लोगों को गुड़ खिला देती कि चलो भाई बेटे को वहाँ नौकरी मिल गई, क्योंकि उससे ज़्यादा हमने तो कुछ सोचा नहीं था, गांव के बाहर कुछ देखा नहीं था। ये तो ऐसे ही यात्रा चल पड़ी और देश मुझे लेता चला गया, तो अपने आप ही बनते चले गए। सब कुछ जिम्मेवारी आती गई। बहुत ही मतलब नेचुरली रहा है इसमें। वैसे मुझे मेरी दृष्टि से, मेरे व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से अननेचुरल लग रहा है। ओके। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, मेरी दुनिया, आज की जो राजनीति का तौर तरीका, उसमें ये सब बैठता ही नहीं जी। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि देश मुझे इतना प्यार कैसे करता है और इतना सारा क्यों मुझे देता रहता है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है आप सन्यासी बनना चाहते थे, या आप सोल्जर या आर्मी में जाना चाहते थे, ऐसा कुछ भी? ये आपकी बात सही है, ये आपकी बात सही है। बचपन में मेरा एक स्वभाव था किताबें पढ़ना, लाइब्रेरी चला जाता था, तो बड़े बड़े लोगों के जीवन पढ़ना ये शौक़ रहता था। कभी
फौज वाले यूनिफॉर्म में निकलते थे तो मुझे बड़ा देखता था, कभी बच्चे की तरह खड़े होकर के सैल्यूट कर देता था, मन करता था कुछ न कुछ। इतने में 1962 का वॉर हो गया, तो हमारे यहाँ से दूर एक महसाना स्टेशन है मेरे गांव से, तो वहाँ स्टेशन पे सब लोग, जो फौज के लोग ट्रेनों में जाते थे, उनका बड़ा सत्कार करते थे, चाय वगैरह, तो मैं भी चला जाता था। तो जा कर के मैं भी वो, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। सर, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी एक अलादीन का चिराग मिल जाए और जिन कहे कि आपके 3 विशेस हैं, तो वो आपके 3 विशेस क्या होंगे? देखिए, अलाउद्दीन चिराग मुझे मिल जाए और सचमुच में उसके पास ताकत होगी जी। तो मैं उसे कहूँगा कि तुम जितने भी ये समाजशास्त्री हैं या जो एजुकेशनलिस्ट हो, उनके दिमाग में भर दो कि भावी पीढ़ी को ये अलाउद्दीन चिराग वाली कथा सुनाना बंद करें कि ऐसा कोई अलाउद्दीन होता है और वो इच्छाएं पूरी करता है। मैंने कहा उसको मेहनत करना सिखाओ। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप ये जवाब दोगे। मुझे लगा आप कोई 3 विशेस आप सोचोगे कि क्या है 3 विशेस, लेकिन ये एक बहुत ही सही तरीका है। आलसपना जो होता है वो यही चीज़ों से आता है। यार आई विश मुझे ये मिल जाए, बैठे बैठे मिल जाए। तो ये जो आपने जो किया हुआ है, ये जो कहा हुआ है, बिल्कुल सही कहा हुआ है। अब ये हो सकता है वो मेरी जो 18-22 साल के कालखंड में जिस जिंदगी को मैं जी रहा था जी, उसमें से शायद ये डेवलप हुआ है। अब वो मेरे शरीर का वो हिस्सा बन गया है। तो अच्छा। लेकिन मैं, जैसा आपने कहा रिटायर्ड होने के बाद क्या करोगे, तो पहला काम मैं नींद कैसे बढ़ाऊं, हाँ। इस पर सोचूंगा। कहाँ बैठोगे यहाँ? आ जाओ। आज आपके सारे कागज पड़े हैं अच्छा, सर। कोई बात नहीं, आ जाओ। तो आपको कभी, मैं ये जानना चाहूँगा, वैसे कई लोग जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी को जब जुकाम लगता है तो वो क्या लेते हैं? आप हैरान होंगे, मैं बहुत ही, फिर वही कहूँगा, मैं ऐसी कठिन जिंदगी जी करके आया हूँ। तो डॉक्टर क्या होता है, ये महंगी दवाइयाँ क्या होती हैं, सोफिस्टिकेटेड क्या होता है, वो सब आप आयुर्वेदिक पे बहुत विश्वास करते हैं। मैं बताता हूँ। आयुर्वेद के बजाय कैसी जिंदगी है। अब आप जब पहाड़ चढ़ते हैं तो पैर तो दर्द करते ही हैं, कितनी आदि हो, लेकिन ऊंचाइयों पर जाते हो तो अब जो अकेला इंसान है वो क्या करेगा? मालिश वाले को तो कुछ नहीं कर रहा, ऐसे बोला वैसे किसी तो को होते नहीं है, क्या फिजियोथेरेपी नहीं करा सकता, हाँ। मसाज नहीं करवा सकता। अब मैं क्या करता था जी, मेरे कंधे पे हमेशा एक ये जो असम का गमछा होता है ना, हाँ। ये गमछा मेरे पास रहता था ऐसा। तो मैं जैसे उसको ऐसे पैर पे बांध देता था पूरा, और बीच में एक छोटी लकड़ी तोड़ करके पैर से लगा देता था। फिर इसको मैं कर्व करता था, अच्छा। तो प्रेशर आता था। ऐसा पूरे बॉडी को मैं अपना मसाज खुद ऐसा तरीका रखता था मैं। तो ऐसी चीज़ें मैं इवॉल्व करता था अपने लिए। मैं बहुत साल पहले कैलाश यात्रा पे गया था पैदल। टोटल यात्रा करीब 1000 किलोमीटर का था, पैदल गया। कुछ और भी लोग थे, बड़े धनी लोग भी वहाँ कभी कभी यात्रा में आते थे। अब बहुत बड़े बड़े महंगे वो चमड़ी बचाने के लिए सब लेकर के आए हुए थे। मेरे पास तो कुछ था, मेरे पास कैस्टर ऑयल था, और वो भी रॉ, सीधा वो घानी से निकाला हुआ। हाँ। तो उसकी स्मेल भी बहुत ख़राब होती है। मैं कुछ चीज़ें करता हूँ, वो मैं चाहूँगा, पूछना चाहूँगा आपसे। मैंने चीज़ फॉलो की है जिसको कहते हैं कि 7-12-5 × 40, यानी 7 बजे मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, 12 बजे मैं अपना लंच खा लेता हूँ और 5 बजे डिनर खा लेता हूँ। और × 40 यानी कि जब भी एक गस्सा खाता हूँ उसे 40 बार चबाना है। तो ये मैंने अपने शास्त्रों में पढ़ा है, कई लोगों से बात की है। तो आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ, और ये बिल्कुल सही रास्ता आपने चुना हुआ है। हमारे देश में मूल आदत यही है। हाँ। ये वेस्टर्न जो वर्ल्ड आया, उसने फिर धीरे धीरे
आपको इसमें ये बदलाव किया कि लोग, वरना हमारा किसान आज भी गांव में सूर्यास्त के पहले, चीनी लेना सर? मैं नहीं लेता जी, नहीं, सूर्यास्त के पहले थैंक यू। खाना खा लेता है।